अचानक सिस्टम सामने आया। बधाई हो, कानून की मदद करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए युशो जोंगमिंग की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रतिष्ठा 20, इनाम प्राप्त हुआ। किलिंग सिंगल 3, किलिंग सिंगल 5, इनाम प्राप्त हुआ। वानफा रुदाओ जुए, मैं बहुत खुश था। 20 प्रतिष्ठा पॉइंट्स। अगर मैं लाइव स्ट्रीम करता तो कम से कम 20 लाख लोग देखते। अब सिर्फ मानव तस्करों को पकड़वाने से सीधे 20 पॉइंट्स बढ़ गए। मैं सोचने लगा कि तस्करों के अड्डे को खत्म करने में मदद करना निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान है, इसलिए इतनी प्रतिष्ठा मिली। ये बात समझ आते ही सब साफ हो गया। मैंने उत्साह से देखा, वानफा रुदाओ जुए, वानफा रुदाओ जुए। हर चीज दुख है, इसी से मोक्ष है। याद है, बाकी आध्यात्मिक जानवरों को साधना के अलावा सबसे सही मार्ग खोजने में मदद करता है, जिससे उनकी साधना की गति बढ़ जाती है और वे खुद को बदल सकें। मेरी आंखें चमक उठीं। अगर मैं उनका सही मार्ग खोज सकूं और उनकी साधना बढ़ा सकूं तो वे मेरा साथ दे पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने तुरंत वन लॉ कला सीखी। तभी तोता वेनेक्सी उड़कर वापस आया, मुंह में लाइव स्ट्रीमिंग का सामान दबाए। मैंने तुरंत अपनी कला का इस्तेमाल किया। एक अजीब सी लहर वेनेक्सी की ओर भेजी। मालिक, ये क्या है? लगता है कोई अजीब ज्ञान अंदर आ रहा है। ये वन लॉ कला है। ओह, ये तो चमत्कार है। मालिक, जल्दी से मुझे कुछ वीडियो दिखाओ। वेनेक्सी ने अपना सिर हिलाया और मुझ पर चिल्लाने लगा। ये कला खास तौर पर जानवरों की साधना के लिए है। मुझे समझ आ गया, तो मेरे सारे साथी भी सीख जाएंगे। मैं हैरान रह गया। अरे भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि इतने लालची भी हो। हेचुआन, बाहर पेड़ पर बैठा हेचुआन तुरंत खिड़की के अंदर आया और मेरे सामने बैठ गया। हेचुआन रुको, मैंने अपनी कला से उसे टटोला। हेचुआन को तुरंत महसूस हुआ। जल्द ही उसकी गहरी इच्छा सामने आ गई। राजसी मार्ग, मैं खुश हुआ। हेचुआन का सही मार्ग अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण बढ़ाना था। जितने ज्यादा उसके साथी होंगे उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी और वफादारी बढ़ेगी, तो उसकी साधना और तेज होगी। साथ ही उसका नियंत्रण भी बढ़ेगा। साफ शब्दों में कहूँ तो वो मेरी तरह बनना चाहता है। बुरा नहीं है, अब से वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेगा। हेचुआन अब अपनी ट्रेनिंग के अलावा सुबह 8 बजे से हर 2 घंटे में बत्तखों के झुंड को चिड़ियाघर के ऊपर 10 मिनट तक घुमाना होगा। बाकी समय तुम पर्यटकों से मिल सकते हो या बारी बारी से खाना ढूंढने जा सकते हो। रात 8 बजे के बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हेचुआन ने आज्ञा मानी। मेरे ऐसा करने का मकसद दरअसल बहुत सीधा है, दिखावा करना। मैं आज ही चिड़ियाघर खोलना चाहता हूँ। कौवों के अलावा चिड़ियाघर में देखने लायक कुछ नहीं है, तो कौवों को अजीब हरकतें करके माहौल बनाना होगा ताकि लोग इसे रहस्यमयी समझें, हैरान हों और इसके बारे में जानना चाहें। जब लोग शहर की मुख्य सड़कों से गुजरेंगे और उत्तरी आसमान की ओर देखेंगे तो काले बत्तखों का झुंड बादलों की तरह गोल घूमता दिखेगा और ये हर 2 घंटे में होगा। अजीब है ना? चलो चलकर देखते हैं। हेचुआन को भेजने के बाद तभी लुओ जिन ऊपर से नीचे आई। आज हम चिड़ियाघर खोल रहे हैं, तुम टिकट काउंटर संभालो। लुओ जिन चौंक गई। उसकी समझ के हिसाब से चिड़ियाघर दोबारा शुरू करने के लिए कम से कम कुछ जानवरों को लाना होगा। भले ही फर्स्ट लेवल के न हो, पर सेकंड लेवल के तो लाने पड़ेंगे। अभी तो यहाँ सिर्फ सांप, कीड़े और पक्षी हैं। टिकट खरीदकर कौन आएगा कौवे देखने? मैं उसकी चिंता समझता था, इसलिए मैंने बाहर पेड़ पर कौवों के झुंड की ओर इशारा किया। ओह, तब लुओ जिन ने सिर हिलाया। क्या पुराने टिकट इस्तेमाल करें? 10 रुपए का एक। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने नए टिकट बनवाने के लिए कह दिया है। कीमत नए टिकटों पर होगी, 100 रुपए प्रति टिकट। तो कितने? लुओ जिंग दंग रह गई। शहर के सबसे बड़े चिड़ियाघर का टिकट भी सिर्फ 100 रुपए का है। हम सिर्फ कौवे दिखाने के 100 लेंगे? लोग तो हमें सोशल मीडिया पर कोसेंगे। मैंने मेज पर हाथ मारा। तो और भी अच्छा है, बुरी शोहरत भी तो शोहरत है। तभी बात करते करते बाहर से तेज हवा के झोंके जैसा झांग वेई अंदर भागा आया। उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट था। झांग वेई हांफते हुए मेरे सामने आकर रुका। तभी उसने देखा कि पास में लुओ जिंग खड़ी है। वो लुओ जिंग की खूबसूरती देख एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने कहा, नमस्ते भाभी जी। लुओ जिंग का चेहरा लाल हो गया। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि क्या कहूँ। कौन भाभी जी? ये तो हमारी पुरानी कर्मचारी हैं, लुओ जिंग। ये लुओ जिंग है। झांग वेई घबरा गया। उसने तुरंत बात संभाली। नमस्ते
लुओ जिंग जी। मैंने लुओ जिंग को बताया, ये झांग वेई हैं, नए लीगल ऑफिसर हैं, अब कंपनी के सारे कानूनी काम यही संभालेंगे। लुओ जिंग ने मुस्कुराकर स्वागत किया। चलो, आखिरकार एक नया कर्मचारी मिला। फिर मैंने लुओ जिंग को तैयार होकर टिकट काउंटर पर जाने को कहा और मैंने झांग वेई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, शिष्य संख्या 1, सम्मान अंक 1, कुल सम्मान अंक 59, बस 1 अंक और फिर इनाम मिलेगा। मैंने झांग वेई को अपने काम में लगा दिया मुकदमा शुरू करने के लिए। पार्क की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सुबह 10 बजे सोंग शिनजिए पहले ही टिकटें लेकर आ चुका था जो टिकट काउंटर पर रखी थी। मैंने तुरंत लाइव स्ट्रीम शुरू की। 10 मिनट में 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। मैंने तुरंत ऐलान किया कि आज चेंगान चिड़ियाघर फिर खुलेगा। कोई दुर्लभ जानवर नहीं है, लेकिन कौवों का झुंड है। साथ ही मैंने कैमरा आसमान में मंडराते कौवों की तरफ मोड़ा। लाइव चैट में शोर मच गया। फिर मैंने टिकट की कीमत 100 रुपए बताई। लाइव चैट में फिर से हंगामा मच गया, पर कई स्थानीय लोग अभी भी जोश में चिल्ला रहे थे कि अभी चलते हैं। जल्द ही चेंगान चिड़ियाघर के बाहर गाड़ियों की भीड़ लग गई। अंदाजन कम से कम 200-300 लोग थे। कई कौवे बोर्ड्स पर बैठे थे, रेलिंग पर और यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी। पर्यटक कौवों के साथ घुलने मिलने लगे, तस्वीरें खींचने लगे। कुछ तो पर्यटकों के कंधों पर बैठ गए, पोज देने लगे, जिससे पर्यटक खुशी से चिल्लाने लगे। एक महिला ऑफिस के पास एक बड़े पेड़ के नीचे आई। ऑफिस का कांच का दरवाजा बंद था। अंदर एक आदमी स्टैंड पर फोन लगाकर लाइव था। वो वही मालिक था जो वीडियो में दिखा था। महिला आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने लगी, पर जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ी, एक बहुत बड़ा कौवा उसके सामने से उड़कर निकला। टोंग आन्या डरकर चिल्लाई और पीछे हटी, और वो कौवा पास की खिड़की पर जा बैठा और टोंग आन्या को घूरने लगा। महिला का दिल दहल गया, क्योंकि उसे एक कौवे की नजरों में एक चेतावनी महसूस हुई, जैसे अगर उसने दरवाजा धकेला तो वो उस पर हमला कर देगा। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद टोंग आन्या कई कदम पीछे हटी और फोन निकालकर वीडियो बनाने लगी। पहले उसने खिड़की पर बैठे कौवे पर फोकस किया, फिर कैमरा पेड़ की ओर घुमाया। उसके बाद पूरे कैंपस में तेजी से घूमा, उन कौवों की करीब से शूटिंग की और साथ साथ समझाते हुए बोला, मैं रिसर्च इंटर्न टोंग अन्या हूँ। अभी यूनहाई शहर के एक छोटे चिड़ियाघर में हूँ। यहाँ के कौवों में अजीब व्यवहार दिख रहा है। वे बड़ी संख्या में यहाँ जुटकर पर्यटकों से मिल रहे हैं और करीब से देखने दे रहे हैं। लगता है ये सब मालिक द्वारा पाले गए हैं। इंटरनेट पर वीडियो भी हैं, पर उनकी बनावट पूरी तरह जंगली है। बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें पाला गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हुई। वो इसे सीधे प्रोफेसर हुआंग को भेजना चाहता था, पर वो सिर्फ एक इंटर्न था। उसके पास प्रोफेसर का नंबर नहीं था, इसलिए उसने एक रिसर्च असिस्टेंट को भेज दिया और लिखा, सीनियर सोंग, प्लीज प्रोफेसर हुआंग को बता दें। असिस्टेंट सोंग किंग ने वीडियो देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। सोंग किंग ने तुरंत प्रोफेसर को फोन करना चाहा, पर याद आया कि प्रोफेसर मीटिंग में हैं। उसकी आंखों में चमक आई और उसके मन में एक विचार आया, ये कौवे इतनी बड़ी तादाद में आजाद रहकर एक जगह जमा होना रिसर्च के लिए बहुत कीमती है। इसका मतलब है कि मिल सकता है भरपूर फंड वाला नया प्रोजेक्ट और बड़े नतीजे मिलने की उम्मीद है। अगर इसकी रिपोर्ट दी गई तो एक स्पेशल रिसर्च टीम बनेगी। प्रोफेसर के बहुत सारे छात्र हैं, मैं उनके लिए खास नहीं हूँ। अभी रिपोर्ट दी तो मैं बस एक संदेशवाहक बनकर रह जाऊंगा, पर अगर प्रोफेसर मीटिंग में हैं और मैं पहले हाथ मार लूं, एक छोटी टीम बना लूं और बढ़त ले लूं, तो फिर स्पेशल टीम बनने पर भी मेरा भी उसमें एक स्थान होगा। यही सोचकर वह बहुत उत्साहित हो गया। फिर भी उसने प्रोफेसर हुआंग को उसने एक कॉल किया। वैसे प्रोफेसर हुआंग मीटिंग में हैं, उठाएंगे नहीं। बाद में अगर प्रोफेसर हुआंग ने पूछा तो मेरे पास बहाना होगा कि मैंने आपको तुरंत फोन किया था, आप व्यस्त थे। मुझे लगा कुछ बदल गया है, इसलिए लोगों को लेकर देखने चला गया। फोन लगा और वाकई 2 रिंग्स के बाद कॉल कट गया। सोंग किन के चेहरे पर एक मुस्कान आई। अब शुरू कर सकते हैं। अब चिड़ियाघर पहुंचकर सोंग किन ने अचानक ऊपर देखा, उन उड़ते हुए कौवों की तरफ। उसने एक इंटर्न के कंधे को थपथपाया। पहाड़ों की तरफ उड़ते कौवे दिखे। शायद वे वहां खाना ढूंढने गए हैं, क्योंकि यहाँ के कौवे सिर्फ पर्यटकों से मिलते हैं पर उनका खाना नहीं खाते। अजीब बात यह है कि वे आखिर वहां क्यों जाते हैं। अरे ऐसा नहीं था कि यहाँ के कौवे मालिक ने पाले हुए हैं। सोचते हुए सोंग किन बड़बड़ाया, 2 कौवे पकड़ो, उन पर जीपीएस ट्रैकर लगाओ और बायो रिकॉर्डर भी। देखता हूँ वे पहाड़ों में क्या करते हैं। जाओ बर्ड गन लेकर आओ। ठीक है। एक इंटर्न ने जल्दी से बक्से में से एक बर्ड गन निकाली।
सॉन्ग किन ने उसे लिया और ऐसी जगह ढूंढी जहां कौवे ज्यादा थे। बंदूक तानी और एक कौवे पर निशाना लगाया। कौवे ने गर्दन मोड़कर सॉन्ग किन को देखा, जैसे चेतावनी दे रहा हो, और जोर से काव काव किया। एक धमाका हुआ। एक काला गोला बाहर निकला और हवा में एक बारीक जाल की तरह फैल गया। कौवा बिल्कुल सटीक तरीके से जाल में फंस गया और जाल में अपने पंख फड़फड़ाने लगा। अजीब सी चीखें मारते हुए जमीन पर गिर गए। सॉन्ग किंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और कौवों वाला जाल खींच लिया। सॉन्ग किंग, तुम क्या कर रही हो? सॉन्ग किंग हंसी और बोली, जूनियर, चिकन स्किन लाओ। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने टोंग अन्या के चेहरे पर डर देखा। हमला करने के लिए उड़ते समय एक भी कौवे ने आवाज नहीं की थी, इसलिए जब सॉन्ग किंग को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक कौवा सीधा उसके चेहरे पर जा लगा। अगर सॉन्ग किंग ने आंखें बंद न की होती तो वो सीधा उसकी बाईं आंख पर लगता। फिर अनगिनत पंखों और पंजों की मार पड़ी उसके शरीर पर। कौवों का वो शोर बहुत भयानक था। सॉन्ग किंग दर्द से चीखने लगी। टोंग अन्या बुरी तरह डर गई। बाकी इंटर्न्स ने कपड़े उतारकर लहराना शुरू किया और चिल्लाकर कौवों को भगाने लगे, पर कौवे जैसे किसी जुनून में थे। वो बस सॉन्ग किंग पर हमला कर रहे थे। बाकी लोगों की परवाह ही नहीं थी। शायद शुरुआती डर और घबराहट अब खत्म हो चुकी थी। अब सॉन्ग किंग का गुस्सा हावी था। हटो, दूर हटो। उसने अपनी बर्ड गन जोर से घुमाई, जो कि एक भारी लोहे की रॉड जैसी थी। तुरंत कुछ कौवे उसकी चपेट में आए। वो घायल होकर घेरे से बाहर गिर गए। आसपास के कौवे पीछे हट गए, जिससे सॉन्ग किंग को सांस लेने का मौका मिला। मैं तुम सबको मार डालूंगी, सॉन्ग किंग गुस्से में चिल्लाई और फिर से गन लोड की। जहां कौवे सबसे ज्यादा थे वहां निशाना साधा। अगर ये जाल गिरता तो कम से कम 6-7 पकड़े जाते। तभी अचानक मैनेजमेंट हॉल से एक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। इससे पहले कि सॉन्ग किंग गन उठाती, वो शख्स उसके सामने आ गया और उसने सॉन्ग किंग के पेट पर जोरदार किक मारी। सॉन्ग किंग 3-4 मीटर दूर जा गिरी। बाकी कुछ लोग कपड़े लहरा रहे थे। बड़े कौवे के इंटर्न्स की जान नहीं बची। उस साये ने एक एक कर सबको लात मारकर गिरा दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि आम इंसान रिएक्ट ही नहीं कर पाया। शुक्र है कि टोंग अन्या दूर था, वरना उसे भी एक लात पड़ जाती। मैंने सॉन्ग किंग और उसके साथियों को घूरा। अभी लाइव स्ट्रीम खत्म हुई थी और मैं सोच रहा था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग आए हैं तो मुझे उनसे मिलकर हेलो कहना चाहिए, पर ऑफिस से निकलने से पहले ही हेचुआन ने मुझे यहाँ के हालात बता दिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इतनी बदतमीजी करने की? सॉन्ग किंग कुछ बोल नहीं पाया। एक इंटर्न जमीन पर दुबका हुआ अपना सीना सहलाते हुए चिल्लाया, हम एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। तुमने एक रिसर्चर को मारा है। मैंने तुम्हें अंदर आने दिया बिना किसी टिकट के, और तुमने मेरे कौवों पर हमला किया। तुम्हें क्या पता, हम बस ट्रैकर लगाना चाहते थे ताकि रिसर्च कर सकें। रिसर्च? क्या मैंने तुम्हें रिसर्च की इजाजत दी? अब तक सॉन्ग किंग को होश आ चुका था। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। हम एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं। क्या मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए? तुम्हारी क्या औकात कि तुम मुझे रोको? तुम आखिर हो कौन? बस एक कौवे पालने वाले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सॉन्ग किंग की दहाड़ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने उसके चेहरे पर एक और लात जड़ दी। सॉन्ग किंग बेबसी में जोर से चिल्लाया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रिसर्चर्स को पीटने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सॉन्ग किंग ने फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। बाकी इंटर्न्स, उन्हें अब समझ आ गया था और सब सॉन्ग किंग के पास जमा हो गए। सब मुझे घूर रहे थे। वहीं तुंग आन्या मन ही मन उसे कोस रही थी कि कितना बेवकूफ है ये। क्या तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है? वो काओ चैंग तुम्हारी किसी बात से नहीं डरता, तुम्हारी इस बकवास रिसर्चर पहचान से। वो तुरंत 2 कदम आगे बढ़ा मुझसे सफाई देने की कोशिश में, पर मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा और घायल कौवों की जांच करने लगा। उनमें से एक कौवा बहुत बुरी तरह घायल था। मैं इन लोगों के सामने अपनी जादुई चिकित्सा नहीं दिखा सकता था। मैंने तुरंत उस घायल कौवे को उठाया और तेजी से ऑफिस हॉल की ओर बढ़ा, पर सॉन्ग किंग और उसके साथियों को लगा कि मैं डर गया हूँ। छुपो, कहीं भी छुपो, कोई फायदा नहीं। ओंग किंग गुस्से में मुस्कुराया। बाकी इंटर्न्स ने उसकी चोटों में मदद की। जब मैं कौवों का इलाज कर बाहर आया तो वहां 2 पुलिस ऑफिसर थे। मैंने शांति से कहा, ऑफिसर साहब, आप तो बहुत जल्दी आ गए। पुरुष ऑफिसर ने सख्ती से पूछा, क्या तुमने इन्हें मारा है? मैंने सबको हैरान करते हुए सिर हिलाया। हाँ। ऑफिसर दंग रह गया। ये अंदाज तो काफी घमंडी है। तभी मैंने आगे कहा, ये कौवे लेवल 2 संरक्षित वन्य जीव हैं। वे मेरे चिड़ियाघर में मजे से थे, पर जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा
दोनों ऑफिसर अचानक कांपने लगे। उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। जिसने चिल्लाकर कहा था वो शायद डायरेक्टर का बेटा सोंग शिंग जी है, और उसके पीछे भीड़ के बीच में शायद खुद डायरेक्टर सोंग तिए शान हैं, और उनके पीछे लुओहू, कियान वेइमिंग और झो युएमिंग, सब पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे। सब उनके सबसे बड़े बॉस थे। अब उन दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। वे तेजी से आगे बढ़े। वे सीधे खड़े हुए और एक साथ चिल्लाए, सर। सोंग तिए शान थोड़े हैरान थे। यहाँ 2 ऑफिसर कैसे आए? उन्होंने पूछा। तुम लोग कौन हो? दोनों ने जवाब दिया, हुआईबेई पुलिस स्टेशन से ऑफिसर चेन जियाओ और वांग हे रिपोर्ट कर रहे हैं। सोंग तिए शान ने उनके पीछे देखा और उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने खून से लथपथ सोंग किंग को देखा। यहाँ क्या हुआ है? सर, जब वे दोनों जवाब देने वाले थे तब सोंग शिंग जी की नजर मेरे हाथों की चमकती हथकड़ियों पर पड़ी। वह गुस्से में चिल्लाया, किस कमबख्त ने इसे हथकड़ियां पहनाई? सोंग तिए शान और बाकी लोगों ने तब उन हथकड़ियों को देखा। सबके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। सब उन 2 ऑफिसर्स को देखने लगे। वे दोनों ऑफिसर डर के मारे पीले पड़ गए। महिला ऑफिसर के तो पैर कांपने लगे। उसने अनजाने में अपनी खाली कमर को छुआ। वहां शहर के बड़े अधिकारी थे। वे तुरंत समझ गए कि उसका सामान गायब है। उसकी कमर पर हथकड़ियां नहीं थीं। सोंग तिए शान बहुत नाराज हुए। ये क्या बकवास है? आज मैं खुद सबको लेकर आया हूँ। अपना जरूरी काम भी छोड़ दिया ताकि उन्हें सम्मान दे सकूं। इनाम देने के साथ साथ वो इस खास आदमी से रिश्ता बनाना चाहते थे, पर अब देखो, इन दोनों ने सब गड़बड़ कर दिया। इसे हथकड़ियां क्यों लगाईं? सोंग तिए शान ने कड़ाई से पूछा। उनका अंदाज बहुत खौफनाक था। चेन जियाओ और वांग हे सहम गए। वे हकलाने लगे। तब वांग हे ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ किसी ने हमला किया है, इसलिए हम यहाँ आए। रिसर्च इंस्टीट्यूट के इस शख्स ने कहा कि वो कौवों की अजीब हरकतें देखने आए थे, पर इस चिड़ियाघर के मालिक ने उनकी पिटाई कर दी। क्यों? उसने उन्हें क्यों मारा? मालिक का कहना है कि उसने उन्हें कौवों पर हमला करते देखा और कौवे संरक्षित वन्य जीव हैं, इसलिए उसने जुर्म रोकने के लिए उनकी पिटाई कर दी। पर क्या उन्होंने सच में कौवों पर हमला किया? वांग हे ने घबराहट में थूक निकला। मुझे नहीं पता नहीं तो किस हक से उन्हें पकड़ा? वांग हे डर के मारे कांपने लगा। मैंने नहीं पकड़ा, वो खुद पकड़ना चाहता था। मालिक ने कहा कि पहले सीसीटीवी देख ले ताकि मामला साफ हो जाए, पर चेन जियाओ ने कहा कि वो खुद देख लेंगी और उसे बिना शर्त सहयोग करने को कहा। फिर उसने उन्हें हथकड़ियां पहना दी। चेन जियाओ का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। उसे एहसास हुआ कि आज बड़ी मुसीबत हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल सिटी ब्यूरो के बड़े अफसरों के सामने पकड़ा जाएगा। पहले इन्हें आजाद करो, सोंग तिए शान ने गुस्सा दबाते हुए लुओहू को आदेश दिया। लुओहू ने चाबियां निकाली। सोंग शिंजिए से सब्र नहीं हुआ। उसने चाबियां छीनी और ताला खोलने बढ़ा, पर मैं इधर उधर देखते हुए सोंग शिंजिए की चाबियों से बचकर घूमने लगा। सोंग शिंजिए धीरे से बोला, अरे भाई, नाटक मत करो। हम दोनों वहीं गोल गोल घूमने लगे। सोंग तिए शान और बाकी सब दंग रह गए। ये लड़का तो नखरे दिखा रहा है, पर वो समझ भी सकता था। हाँ, सही है। अगर मैंने अभी सिटी ब्यूरो की मदद की और एक बड़ा केस सुलझाया, पर मुझे कोई इनाम न मिला और मेरे पाले हुए कौवों पर हमला हुआ, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और बदले में ब्यूरो वालों ने मुझे ही पकड़ लिया, तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। शुक्र है मैंने उन्हें चाकू नहीं मारा। वो हमसे कुछ मांग रहे हैं। सोंग तिए जी ने हथकड़ी नहीं खोली, बल्कि मेरी जेब से फोन निकाला और फेस लॉक से खोल लिया। फिर फुर्ती से सीसीटीवी ऐप खोला। तिए जी ने तुरंत वीडियो ढूंढा और सोंग तिए शान को दिखाया। वीडियो देखने के बाद तिए शान और बाकी सब आग बबूला हो गए। इन लोगों ने सच में कौवों पर गोलियां चलाईं और कौवों के झुंड से भिड़ गए। कई कौवों को घायल कर दिया। ये तो हद है। इन कौवों ने अभी अभी बड़ी मदद की है। अगर मैं और कौवे न होते तो तिए शान की जान खतरे में होती। लाओ इसे, सबको गिरफ्तार करो। जब उन्हें बाहर ले जाया गया, चिड़ियाघर के गेट पर सब दंग रह गए। दर्जनों फूलों के गुलदस्ते और पौधे दोनों तरफ सजे थे, जिन पर लिखा था उद्घाटन की बधाई जैसे संदेश, और सबसे बड़े 2 गुलदस्तों पर साफ लिखा था सोंग तिए शान। पीछे देखो, लुओहू, कियान वेइमिंग, झो युएमिंग और बाकी सब सिटी पुलिस के बड़े अफसर थे। तिए शान और उसके साथी बधाई देने आए थे। नामुमकिन, तिए शान और उसके साथी बधाई देने आए थे।
चिड़ियाघर के अंदर तिएजी ने मेरी हथकड़ी खोल दी थी। तिएशान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम आज तुम्हारे उद्घाटन की खुशी में और तुम्हें सम्मानित करने आए हैं। सोचा नहीं था कि मुलाकात ऐसे होगी। वाकई मुझे खेद है। मैंने उनका मजबूत हाथ थामा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तिएजी ने पहले फोन किया था, मैं थोड़ा व्यस्त था, कृपया मुझे क्षमा करें। मैनेजमेंट हॉल से निकलने से 2 मिनट पहले ही मुझे सोंग शिंगजी का फोन आया था। उसने कहा कि उसके पिता कुछ लोगों के साथ आ रहे हैं ओपनिंग सेलिब्रेट करने और मिलने के लिए। मुझे यही पता था, इसलिए मैंने चेन जियाओ को आराम से काम करने दिया। सोंग टिएशान और बाकी लोगों ने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना मिलनसार हूँ। लगता है ये लड़का समझदार है, हर चीज अपनी जगह है। मैंने सबको मैनेजमेंट हॉल में बुलाया। इसे इनाम कहा गया, पर असल में ये सिटी ब्यूरो की मेरे लिए बनाई एक खास मेडल थी। ये एक सुनहरे लाल रंग की प्लेट थी जिसका आकार एक कढ़ाई वाली गेंद जैसा था। किनारे भी वैसे ही थे। पीछे तारीख लिखी थी और यूनहाई सिटी लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो लिखा था। मेरे खास योगदान के लिए सिर्फ 2 ऐसे मेडल थे, एक मेरा और एक सोंग शिंगजी का। इनाम देने के बाद सोंग टिएशान ज्यादा नहीं रुका। मैंने अपनी बातों से दादाजी को एक महान बीस्ट मास्टर बना दिया। वैसे भी सोंग टिएशान और उसके लोग मुझसे मिलने आए थे ताकि मेरा स्वभाव देख सकें और अच्छे संबंध बना सकें। सोंग टिएशान के जाने के बाद मैं पार्क में टहलने लगा। आज टिकटों से 30,000 मिले। बुरा नहीं है, आगे और भी बेहतर होगा। मैं लुओ जिन को खाने के लिए बुलाने ही वाला था। तभी मैंने पार्क के कोने में एक पेड़ के नीचे देखा। एक लड़की काले गाउन में थी जो खाने से कौवों को अपनी ओर बुला रही थी। उसके ठीक सामने एक स्टैंड पर फोन लगा हुआ था, शायद अच्छी फोटो खींचने के लिए। सच कहूं तो वो काला गाउन और काले कौवे एकदम परफेक्ट लग रहे थे और उसकी गोरी टांगों का वो नजारा एक गहरा कंट्रास्ट बना रहा था। पर जैसे ही चेहरा देखा मुझे बहुत गुस्सा आया। लानत है, ये वही औरत है। क्या ये वही औरत नहीं है जो दिन में रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों के साथ थी? लगता है वह भी कोई रिसर्चर है। जब हमने टीशान और उन लोगों को पकड़ा तब ये औरत वहां नहीं थी। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मामला बिगड़ जाएगा। सोचा नहीं था कि कपड़े बदलकर फिर आ जाएगी। तुम्हें लगा कि भेष बदलकर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? तुम बाहर निकलो, मैं जोर से चिल्लाया, जिससे वो लड़की सहम गई। तभी उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आई। उसने हाथ जोड़े और चापलूसी भरी हंसी हंसी। बॉस, आप आखिरकार आ ही गए। मैं आपसे विनती करती हूँ, इन कौवों को कुछ फोटो खिंचवाने के लिए कहिए ना प्लीज। मैं पूरा दिन से खींच रही हूँ पर कुछ खास नहीं आया। मैं चिढ़ गया। मैंने कहा, बाहर निकलो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अब से तुम्हारे इंस्टीट्यूट के लोग यहाँ नहीं आ सकते। लड़की को तुरंत समझ आ गया कि बात क्या है। वह अपनी ड्रेस संभालते हुए तेजी से पास आई और हाथ हिलाकर बोली, नहीं 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 बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। वो चश्मे वाली मेरी बहन है। उसका नाम तुंगन्या है, मेरा नाम तुंगनकी है। हम जुड़वा हैं, पर मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। जब से हम माँ के पेट से बाहर आए हमारी पटती नहीं है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। पास आने पर मैं महसूस कर सका कि ये और वो चश्मे वाली अलग अलग इंसान हैं। वाकई ये जुड़वा बहनें थीं, लेकिन इस छोटी बहन और बड़ी बहन का मिजाज जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बहन एक गंभीर टॉपर थी। छोटी बहन काफी चुलबुली और ग्लैमरस थी। जहाँ बड़ी बहन वहाँ छोटी भी। तुम्हें तुम्हारी बहन ने कौवों की फोटो खींचने भेजा है ना? तोंग आनकी ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं एक ब्यूटी डांसर हूँ, यानी वो जो खूबसूरती और डांस को एक साथ मिला दे। ये मेरा अपना स्टाइल है। ऐसा कहते हुए उसने मुझे अपना प्रोफाइल दिखाया। 15,80,000 फॉलोअर्स। मैंने उसके कुछ वीडियो देखे। बोल्ड डांस करने वाली इन्फ्लुएंसर। ब्यूटी डांसर? बोल्डनेस भी तो खूबसूरती है और खूबसूरती पर रिसर्च करना जरूरी है। रोजी रोटी का सवाल है, इसमें कोई शर्म नहीं। फिर उसने अपनी गैलरी खोली और आज की तस्वीरें और वीडियो दिखाए। काली ड्रेस और काले कौवे एकदम परफेक्ट लग रहे थे। हल्का डार्क फिल्टर लगाया तो वो किसी जादुई राजकुमारी जैसी लग रही थी। शूट करना है तो कल करना, अब हमें चलना चाहिए। क्या आप मुझे भगा रहे हैं? मुश्किल से शाम की ये रोशनी मिली है। मैं कुछ और फोटो लेना चाहती हूँ, प्लीज मान जाइए ना। मुझे पता है कि ये कौवे आपकी बात मानते हैं। क्या आप उन्हें मेरी मदद करने को कह सकते हैं? बस कुछ फोटो के लिए। तोंग आनकी ने होंठ चबाए और मेरा हाथ पकड़कर लाड़ करने लगी। कौवे तो मेरी बात मानते हैं, पर मैं तुम्हारी क्यों मानूं? तो फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे एक आइडिया आया है। मुझे अभी लोगों की जरूरत है। तुम मेरे यहाँ काम कर लो। पैसे तो लगेंगे नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। कल अपने सबसे छोटे कपड़े पहनकर काम पर आ जाना। काम बहुत आसान है। कौवों की तरह ही लाइव आना,
बात करना और कस्टमर्स को खींचना, और कभी कभी मेरा लाइव स्ट्रीम संभालना। मेरे कहते ही टोंग आन की निशब्द रह गई। मैं इंसान हूँ, तुम मेरा इस्तेमाल जानवरों के शो की तरह कैसे कर सकते हो? बस तुम काम पर आओ, सारे कौवे तुम्हारी फोटो के लिए मान जाएंगे। बिल्कुल, आगे मैं और भी जानवर पालूंगा। प्यारे, सुंदर और खूंखार सब होंगे, कर्मचारी लाभ के तौर पर। जितनी चाहो फोटो खींचो। ठीक है, मैं मानती हूँ। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, जोंगमेई प्रतिष्ठा 1। जोंगमेई प्रतिष्ठा अब 60 है। इनाम मिला ईजान साधना। मैं बहुत खुश हुआ। तभी एक शक्तिशाली ऊर्जा शरीर में समाई। मुझे लगा कि ऊर्जा पर मेरा नियंत्रण और शरीर की क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच गई है। लियन की मध्य चरण। यह एहसास अद्भुत है।